टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरह के होते हैं बच्चों बॉन्ड कोवेलेंट, सिग्मा पाई बॉन्ड। ओके, इसके बारे में समझिए, डेफिनेशन आपके नोट्स में दिए हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड कब होता है? देखिए, एक एक्सिस मैंने बताया था आप लोग को, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या होता था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? वो एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। वी हैव थ्री एक्सिस ना, एक्स वाई जेड। कोई तो एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, उन एक्सिस को उसको क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो सपोज करो एक पी ऑर्बिटल आ रहा है किसी एटम का, एस ऑर्बिटल आ रहा है, मैं एस की पहले बात करते हैं जरा। एस ऑर्बिटल आ रहा है, एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो एस ऑर्बिटल का लोब जो होता है, जो उसका स्फीयर होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज उसको मानते हैं हम लोग। तो जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट ओवरलैप बोलेंगे कि लेटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे? लेटरल मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग कुछ नहीं है, एक तरह के, मैं बोलूं कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, तो जब ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पाता लेकिन एक दूसरे के काफी करीब होता है ना, तो उनके बीच में एक फील्ड ट्रांसफर होता है, उसको हम लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे फ्रंट में एक बच्चा बैठा हुआ है, मैं इसके साथ डायरेक्टली हाथ हैंडशेक कर सकता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल सकता हूँ, लेकिन वही जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है वो मेरे रेंज में तो है, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली कंटैक्ट तो उसे नहीं कर सकता। तो इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे लैटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। इसको बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग या डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तो इससे जो बॉन्ड बनता है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता है दो ऑर्बिटल के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, जो एक्चुअल में बॉन्ड बनता है। और जो ये बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का लिमिटेशन क्या है कि मान लो एक समय के बाद, एक दूरी के बाद क्या होगा, हमारे बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। मान लो ये बच्चा इस क्लास के बजाय उस क्लास में बैठा हुआ है, मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, आई कांटेक्ट है ही नहीं, तो मैं हेलो हाय बोल के भी क्या कर लूंगा, उसको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो पाई बॉन्ड का क्या लिमिटेशन है कि जब ऑर्बिटल का साइज काफी बड़ा हो जाता है ना, तो वो दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, और जब एक पर्टिकुलर दूरी के बाद पाई बॉन्ड का कनेक्शन टूट जाता है, मतलब पाई बॉन्ड नहीं बनता। और वैसे बता दूं मैं, पाई बॉन्ड एक इमेजिनरी बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या है हमारे उसके बीच में? बॉन्ड कैसा है? इमेजिनरी बॉन्ड है। डायरेक्ट तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, क्यों आदित्य? डायरेक्ट तो बॉन्ड हमारे बीच में है ही नहीं, अभी पाई बॉन्ड है, समझ रहे हो ना? तो पाई बॉन्ड एक इमेजिनरी बॉन्ड होता है, और जब कोई चीज इमेजिनरी होगा तो वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? और सिग्मा बॉन्ड जो डायरेक्ट कांटेक्ट से बना है वो स्ट्रांग। तो सिग्मा, जब दो ऑर्बिटल से एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा, लैटरल ओवरलैपिंग होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तो पाई। तो जब एक दो एस ऑर्बिटल आएगा तो किस टाइप का ओवरलैपिंग होगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब पी ऑर्बिटल का नजदीक, एक दूसरे के नजदीक आते हैं पी ऑर्बिटल वाले, ठीक है, तो सोचिए पी ऑर्बिटल में तीन लोब्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो वी हैव थ्री लोब्स, कंसीडर दिस एज थ्री लोब्स, थ्री एक्सिस। ये जेड एक्सिस है, तो जब ऑर्बिटल आएगा तो मान लो जेड एक्सिस को हमने क्या मान लिया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये आया, इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। जब ये कांटेक्ट में आया तो ये क्या कांटेक्ट में आया? नहीं आया ना ये, तो ना पी एक्स आया ना पी वाई आया। तो पी जेड कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा, क्योंकि इसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। ये दोनों पाई बॉन्ड। तो जब पी ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसमें से एक पी ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिग्मा, और दो बनाता है पाई। इसीलिए आप देखे होंगे इथाइन का जब स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने, तो उसमें तीन पाई बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में। एक को हम कहते हैं सिग्मा, दो को कहते हैं पाई। कोई बोले क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो एटम के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड बन जाए? नॉट पॉसिबल। सिग्मा हमेशा एक बनेगा, एक के बाद जितने भी बॉन्ड होंगे पाई होगा। यानी दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, चार बॉन्ड है तो बिल्कुल गलत आप लोग बोल रहे हो, चार बॉन्ड होता ही नहीं है, क्योंकि वी हैव ओनली थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जेड से हमने क्या बनाया? सिग्मा, तो एक्स और वाई से ही पाई बना सकते ना। तो कभी किसी कंपाउंड में दो एटम के बीच में चार बॉन्ड देखे हो क्या? नहीं देखे हो, देखोगे भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं दो एटम में? तीन, एक सिग्मा दो पाई।
पाई इज वीक, सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज, क्या पाई बॉन्ड सिग्मा के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। अगर मैं यहां आऊंगा ही नहीं, मैं आगे वाले बच्चे के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट करूंगा ही नहीं, तो पीछे वाले बच्चे के साथ कैसे कर सकता हूं? तो पाई बॉन्ड बिना सिग्मा के एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, लेकिन बिना पाई के सिग्मा एग्जिस्ट कर सकता है। कोई बच्चा आएगा तो जनरली क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहले आगे बैठाएं फिर दूर बच्चा बैठे। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो पाई की पॉसिबिलिटी है, बट सिग्मा के बिना पाई नहीं हो सकता। ओके। जब Cl2 बॉन्ड बनता है, Cl2, तो Cl का एक एक pp ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, उसको बोलते हैं pp ओवरलैपिंग। जब H2 बनता है तो S और S के बीच में ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। Cl में कितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? एक। कैसे, सोचिए। अगर मैं बोलूं H2 की बात करता हूं मैं, अगर तो H का क्या होता है, 1s1, तो यानी एक H ऑर्बिटल का S दूसरे H ऑर्बिटल का S ओवरलैप होगा, तो इस कौन सा बॉन्ड बनेगा? है सिग्मा। S ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, S ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, इट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, आइदर विद इटसेल्फ, या तो S के साथ या तो P के साथ, बट जब भी बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं HCl लेता तो H का S और Cl का P ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, तो कौन बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा की पाई, सिग्मा। अगर मैं Cl2 लूं तो Cl का पाई ऑर्बिटल P ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा ना, तो Cl का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p 5। बच्चों 2p में कितने पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल देखो तो जरा, बोलो। एक ना, तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा ये, क्योंकि हमेशा पार्शियली फील्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, इसलिए Cl2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ही p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ओके। लेकिन वही मैं O2 ले लूं, O2, O का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p 2। बच्चों कितने पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है देखो तो जरा, 2p4, सॉरी, कितने पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है? दो, यानी ये दो बॉन्ड बना सकता है। तो एक O का p ऑर्बिटल इधर से आएगा, दूसरे का p ऑर्बिटल इधर से आएगा, इससे तो सिग्मा बॉन्ड बना। तो एक p ऑर्बिटल सिग्मा बना दिया, दूसरा p क्या बनाएगा? पाई। ये आपका पाई बना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। हाँ जी बच्चा, p पाई d पाई बॉन्ड बनता है, d पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता, p पाई d पाई बॉन्ड बनता है, वो अभी थोड़ा आप आगे से पूछ लिए मेरे से। p पाई d पाई बन सकता है, d पाई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, तो जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के जब वो नजदीक आते हैं तो ये बॉन्ड, ये साइज इतना बड़ा होता है कि ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों ऑर्बिटल ना काफी दूर चले जाते हैं। जब दूर चले जाएंगे तो पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं हो पाता, लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। ठीक है। O2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर ये बनेगा, बॉन्ड ऑर्बिटल डायग्राम। ये किसका है? Cl2 का है। ये किसका है? HCl का है। ये किसका है? H2 का है। ये H2 का, ये Cl2 का, ये HCl का, और ये O2 का। N2 की बारी है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, बोलो। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करके देखो तो N का 7, 1s2 2s2 2p3, कितने पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है बच्चों? बताओ। 3, यानी तीन बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिग्मा n 2 पाई। देखिए कैसे, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, जेड एक्सिस को सिग्मा मान लिया मैंने, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं ना, तो पीजेड क्या बनाएगा? सिग्मा। ये जेड एक्सिस है, ये px और px क्या बनाएगा? पाई। ये क्या बना? पाई। बॉन्ड ये एक ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव ओवरलैप करता है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं ना। ठीक है, उससे बॉन्ड बनता है। एक और है,
इससे क्या बनेगा, एक और पाई, ये आपका पी वाई है, पी वाई है, ये पी एक्स है, आपका पी एक्स है, और आपका पीजेड सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये N2 का डायग्राम हो गया। ये सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। N2 H2, this is your H2, this is your HCl, this is your Cl2, and this is your O2. Okay, draw orbital diagram of ethane, ethene and ethyne, ethane, ethene and ethyne। ठीक है बच्चों, देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, इनऑर्गेनिक के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत सिंपल ट्रिक होता है। आप क्या करना, जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड का नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो अलग अलग सेंट्रल एटम का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसी कंपाउंड का तो उसके अलग अलग सेंट्रल एटम के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालने होंगे। तो जिस भी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो बच्चों। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैंने एक बात कहा था कि जब भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा दैट विल बी सिग्मा, दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एंड दो पाई। ठीक है बच्चों, तो जब भी किसी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो क्या करो, उसका सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए आप। अगर सिग्मा बॉन्ड दो है उसके पास तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। चार से ज्यादा कार्बन बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन जनरली मैक्सिमम sp3 होता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं जरा। पहला कौन सा कंपाउंड था, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। यही था ना इथेन बच्चों, इसमें दो सेंट्रल एटम है, दो कार्बन एटम है। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, सोचिए, ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा हो गए बच्चों, चार। चार सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसके पास ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कितने सिग्मा, अगेन 4। इस कार्बन के पास भी चार सिग्मा है ना, ठीक है, तो चार सिग्मा है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। दोनों सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ये आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। ये आपका कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में है। दिस इज नेगेटिव पोर्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज पॉजिटिव पोर्शन। ठीक, इधर हाइड्रोजन है ना, ध्यान से देख लीजिए बच्चों कैसे बना रहा हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया बच्चों, कोई दिक्कत, एक ऊपर भी हाइड्रोजन है दोनों के पास और नीचे भी हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन आपके ये है, दूसरा हाइड्रोजन आपका ये है। ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों। ठीक है, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन छोटा सा होता है, टेल होता है छोटा सा उसका। ठीक है, इसलिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, मोर डायरेक्शनल नेचर के बोलते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में उसके लोब्स ज्यादा होते हैं, दूसरे में कम होते हैं। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी वही होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, क्लियर। अगर यही हमारा स्ट्रक्चर इथीन का बनाना होता, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर टू दिस,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दिस इज पाई, सिग्मा एंड सिग्मा। बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? तीन। तीन के लिए क्या हाइब्रिडेशन होगा? इसके पास कितना सिग्मा? ये भी sp2। यहाँ पे sp3 था ना, तो यहाँ पे हम sp3 लिखेंगे। इस जगह पे क्या लिखेंगे? sp3। जहां भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या लिखेंगे हम लोग? sp3। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहले हम सिग्मा बॉन्ड पर फोकस करेंगे, बाद में पाई बॉन्ड अटैच करेंगे। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के वजह से नहीं बनता है, पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल के वजह से। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के वजह से, पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल के वजह से, एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से। ठीक है, तो हम पहले सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड मैंने बना दिया। दिस इज नेगेटिव पोर्शन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन, देखो तो बच्चों, देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट था ना, ये कार्बन थे, ये भी कार्बन है पॉइंट, ये भी कार्बन है। अब यहाँ मुझे बताइए, ये दोनों पॉइंट कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। दो हाइड्रोजन इधर है ना बच्चों, देखो दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे। सिग्मा कंप्लीटेड। पाई ऑर्बिटल किससे बनता, पाई बॉन्ड किससे बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से। तो कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है उसके पॉजिटिव लोब्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, प्लीज लास्ट क्लास का वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। ये आपके पाई बॉन्ड बन गया, ऐसे ही बनवाया था ना लास्ट क्लास में O2 का, बोलिए। ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये सब जगह sp2 लिख दीजिएगा आप लोग। ओके, ये C2H4 का है। अगला कौन सा है? इथाइन, यानी जिसके पास दिस इज सिग्मा सिग्मा पाई पाई एंड सिग्मा। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके पास? इसका दोनों का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिकॉज दोनों के पास दो दो सिग्मा बॉन्ड है। तीन होता है तो sp2, चार होता है तो sp3, दो होता है तो sp, दो से कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगेन मैं पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये कार्बन है, ये दोनों साइड में आपके हाइड्रोजन हो गए। अगेन यहाँ पे मैं कार्बन लिखना भूल गया हूँ, ये कार्बन है, ये आपका एटम कार्बन है, ये दोनों पॉइंट जो है ना सेंट्रल पॉइंट कार्बन एटम है। अब बताइए मुझे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड हमारा हो गया। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा। कोई दिक्कत? अब किसको बनाना है हमें? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनेगा? पी ऑर्बिटल से। दो पाई बॉन्ड बनाना है ना, N2 के जैसे बनाएंगे, जो N2 का शेप बनाया था। एक इस ऑर्बिटल से, अगर कोई पूछे कि सर आपने यहाँ px ले लिया, py ले लिया, pz कहाँ है? तो pz हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में गया है, px py हमारे पास खाली था, तो px से एक पाई बॉन्ड और py से दूसरा पाई बॉन्ड। पाई, ये भले पाई आपको मैं चार लिख रहा हूं, बट वो एक ही बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहाँ sp लिख लीजिएगा, यहाँ sp ये कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। ये आपके किसके और डायग्राम हो गया? इथाइन का। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके अच्छे से।
देखिए किसी कंपाउंड के अगर सिंगल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना, किसी भी कंपाउंड के जो सिंगल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इट मीन्स कि वो कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर सिंगल कंपाउंड्स के बनते हैं, अगर सिंगल कंपाउंड्स के 2 3 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कंपाउंड इज सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वी कैन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और वी कैन से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं या कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग, रियल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। रियल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट कौन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ओके, पहले ही बता रखा है ना, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो मैंने फिर से मैंने क्या बोला कि अगर किसी कंपाउंड के सिंगल स्ट्रक्चर उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक को, सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इट मीन्स कि वो कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता होगा। द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल, बट दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। रियल एग्जिस्टेंस कौन किसका होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर का होता है। ओके, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन के ये होता है बच्चों शेप, देखो तो पहले भी हमने पढ़ रखा है। ठीक, अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मैं यही कहूंगा ना कि इस O और इस O के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो लंबा होगा इन दोनों बॉन्ड, ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, और यहां बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। बॉन्ड पैरामीटर वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है मैंने इस चीज को। तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में ओजोन के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो आप देखोगे ऑल बॉन्ड्स इन ओजोन मॉलिक्यूल्स आर ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ। ऑल बॉन्ड्स इन ओजोन मॉलिक्यूल्स आर ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका कुछ और स्ट्रक्चर तो है जो उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो 2 चीजें ट्रांसफर होता है, या तो लोन पेयर या तो पाई बॉन्ड। एटम की पोजीशन में कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। हम किसके पोजीशन में चेंज करते हैं? पाई बॉन्ड के और लोन पेयर के। ये यहां गया तो ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को 2 डबल एरो से डिनोट करते हैं बच्चों। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, अब लोन पेयर इस पे हो जाएगा 6, और इस पे डबल बॉन्ड लोन पेयर, इस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर से क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि ये पाई बॉन्ड यहाँ लोन पेयर यहाँ गया, तो ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? इस पे। फिर से क्या बन जाएगा? सेम। तो दीज टू आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको बोल रहा हूं RS1 एंड RS2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड 2। तो मैंने क्या बोला? इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। तो अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे डिनोट करते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डिनोट नहीं करते हम लोग। इन स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है आपको कि एक बॉन्ड ऐसा है जो फिक्स है दोनों के बीच में, एक बॉन्ड ऐसा है जो रोटेट कर रहा है, कभी इधर कभी इधर। तो यानी एक बॉन्ड फिक्स कर दिया, दूसरे बॉन्ड को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। अब इस बॉन्ड को हम कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या कहा था? अगर सिंगल बॉन्ड रहता, इधर डबल बॉन्ड रहता, तो इसका बॉन्ड लेंथ इसके बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता। लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट करता है, यानी ना डबल बॉन्ड इधर है ना डबल बॉन्ड इधर है, ना सिंगल बॉन्ड इधर है ना सिंगल बॉन्ड इधर है, दोनों तरफ क्या है? सेम बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, इस तरीके से। तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड का छोटा होगा,
पार्शियल डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब चूंकि इस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। ओके, कोई दिक्कत। अब अगर इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा जाए, तो किसी भी ऐसे कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए जो कंपाउंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता हो, तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन सिंगल आरएस, सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ किसी एक आरएस में कितने बॉन्ड है, टोटल 3, यानी कि निकालोगे तो क्या होगा, 3 बाई नंबर ऑफ आरएस कितना है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया 1.5। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन अगर आता है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑल बॉन्ड्स इन ओजोन मॉलिक्यूल are of equal length, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, it is because due to resonance in ozone molecule there is partial double bond character because of which all bonds in ozone molecules are of equal length। ओके, कोई दिक्कत। ऐसे बहुत सारे, कभी भी किसी भी कंपाउंड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आप इसी से निकालोगे, और उसके वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाते हैं, सारे इक्वल हो जाते हैं। तो रेजोनेंस के वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे एक एक करके।